आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो हम सबकी जिंदगी का एक अदृश्य हिस्सा बन चुका है। हाँ, बिल्कुल अदृश्य, लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा। सही कहा। आज की दुनिया पूरी तरह से वायरलेस नेटवर्क पर निर्भर है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम्स तक और ऑटोनॉमस वाहनों से लेकर इंडस्ट्रियल आईओटी तक, सब कुछ हवा में तैरते सिग्नल्स पर चल रहा है। और ये सिग्नल्स असल में एक बहुत ही जटिल और सघन जाल बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन जटिल नेटवर्कों को असल दुनिया में लागू करने से पहले टेस्ट कैसे किया जाता है? मतलब कोई कंपनी सीधे करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बिछा देगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना परीक्षण के सीधे उपकरणों को स्थापित करने का मतलब है भयानक नेटवर्क फेलियर को निमंत्रण देना। हाँ, तो इस जोखिम को खत्म करने के लिए आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सिमुलेटिंग वायरलेस नेटवर्क्स विद OMNet++ एंड INET फ्रेमवर्क। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी लेख है। हाँ, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये OMNet++ और INET फ्रेमवर्क आखिर हैं क्या। हाँ। अब ये काम कैसे करते हैं और भविष्य की तकनीक को आकार देने में, मतलब उसे सुरक्षित बनाने में इनकी क्या भूमिका है। देखिए, आधुनिक नेटवर्किंग का जो दायरा है ना, वो अब बहुत विशाल हो गया है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि नोड डेंसिटी हो गई, या डायनामिक मोबिलिटी। बिल्कुल डायनामिक मोबिलिटी और सिग्नल इंटरफेरेंस। भौतिक दुनिया में इन सभी परिस्थितियों को दोहराना आर्थिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से लगभग असंभव है। मतलब हम हर बार एक नया शहर तो नहीं बसा सकते टेस्टिंग के लिए। सही बात है। ऐसे में हमें शक्तिशाली सिमुलेशन टूल्स की जरूरत होती है। ये OMNet++ कोई साधारण विजुअलाइजेशन टूल नहीं है। ये मिलीमीटर स्तर तक नेटवर्क के व्यवहार की सटीक गणना कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले OMNet++ के बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। अगर इसे एक आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल सैंडबॉक्स है। हाँ, एक डिजिटल लैब कह सकते हैं। बिल्कुल, एक लैब जहां नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स C++ आधारित सिमुलेशन लाइब्रेरी है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है इसका डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम। हाँ, डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम यानी DES। तो ये DS काम कैसे करता है? देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिमुलेशन लगातार समय के साथ चलता है, लेकिन DES केवल उन विशिष्ट क्षणों की गणना करता है जब कोई इवेंट घटित होता है। जैसे कोई डेटा पैकेट भेजा गया हो। बिल्कुल, जैसे पैकेट का ट्रांसमिशन शुरू होना या खत्म होना। ये दृष्टिकोण सिस्टम के संसाधनों को बहुत बचाता है। और इसकी एक और बड़ी खासियत है इसकी मॉड्यूलैरिटी। हाँ, मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी। मतलब छोटे छोटे C++ मॉड्यूल्स को जोड़कर बड़े और जटिल मॉडल बनाए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि एक बार लिखा गया कोड आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत समय बचाता होगा। बिल्कुल। और इसका एक पदानुक्रमित ढांचा होता है, यानी हायरार्कियल आर्किटेक्चर। इसकी मदद से आप एक छोटे से लोकल एरिया नेटवर्क को बहुत ही आसानी से एक विशाल वाइड एरिया नेटवर्क में बदल सकते हैं। और मैंने पढ़ा था कि इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। हाँ, GUI। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर को देखने और डीबगिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन है। आप अपनी आंखों से डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देख सकते हैं। क्या बात है। और सिर्फ वायरलेस ही नहीं, इसका इस्तेमाल तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ट्रैफिक सिस्टम और यहाँ तक कि क्यूइंग नेटवर्क में भी होता है। इसकी विस्तार क्षमता बहुत व्यापक है। तो अगर हम इस OMNet++ को एक खाली कमरे की तरह देखें तो INET फ्रेमवर्क असल में वो फर्नीचर है जो उस कमरे को, बिल्कुल, जो उसे वायरलेस नेटवर्क सिमुलेशन के लिए पूरी तरह तैयार करता है। हाँ, क्योंकि OMNet++ खुद नेटवर्क के नियम नहीं जानता, वो तो बस एक इंजन है। सही कहा। INET एक ओपन सोर्स मॉडल लाइब्रेरी है। इसके बिना वायरलेस सिमुलेशन करना मतलब हर पहिए का फिर से आविष्कार करने जैसा होगा। तो इस INET के मुख्य घटक क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले आते हैं वायरलेस नोड्स। ये नोड्स कुछ भी हो सकते हैं, एक छोटे सेंसर से लेकर एक भारी भरकम मोबाइल डिवाइस तक। और ये नोड्स स्थिर तो नहीं रहते होंगे? यही तो, इसके लिए इसमें मोबिलिटी मॉडल्स होते हैं। चलती हुई गाड़ियों में नेटवर्क का व्यवहार कैसा होगा, या एक चलता फिरता इंसान फोन इस्तेमाल कर रहा है, इन सब के मूवमेंट को सिमुलेट किया जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। और प्रोटोकॉल्स का क्या? INET में है नेटवर्क प्रोटोकॉल का पूरा स्टैक होता है। TCP, UDP, IP और अलग-अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स का कार्यान्वयन इसमें पहले से मौजूद होता है। लेकिन इन सब में मुझे जो हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो था फिजिकल लेयर मॉडल। हाँ, वो सबसे चुनौतीपूर्ण और असली विज्ञान वाला हिस्सा है।
मतलब हवा में सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कोई सीधी रेखा तो है नहीं, सिग्नल्स दीवारों से टकराते हैं, कमजोर पड़ते हैं। उनमें रुकावटें आती हैं, नॉइज होता है। हाँ, तो आईनेट इन भौतिक बाधाओं को और इंटरफेरेंस को कैसे मॉडल करता है? आईनेट का रेडियो मीडियम मॉडल सिग्नल टू नॉइज रेशियो की गणितीय रूप से बहुत सटीक गणना करता है। ये देखता है कि जो सिग्नल रिसीवर तक पहुंचा है, क्या वो इतना मजबूत है कि उसे डिकोड किया जा सके, या फिर वो बस बैकग्राउंड की शोर में खो जाएगा। बिल्कुल। ये सच में एक पूरी आभासी दुनिया बनाने जैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सिमुलेशन को तैयार कैसे किया जाता है। स्रोत में इसके 4 मुख्य कदम बताए गए हैं। हाँ। इसे एक प्रक्रिया की तरह समझना आसान होगा। पहला चरण है इंस्टॉलेशन का। मतलब OMNet++ और आईनेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके सेटअप करना। हाँ, और ये कोई बहुत आसान प्लग इन प्ले प्रक्रिया नहीं है। आपको सिस्टम वेरिएबल्स और पाथ्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा चरण है, NED फाइलों को समझना, ये क्या है? NED यानी नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइलें। आप इन्हें नेटवर्क का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ब्लूप्रिंट यानी ये C++ कोड नहीं है? नहीं, ये सिर्फ ये तय करती हैं कि टोपोलॉजी कैसी होगी और मॉड्यूल्स के बीच कनेक्शन कैसे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिना असली कोड को छुए आप सिर्फ इस ब्लूप्रिंट में बदलाव करके नेटवर्क का आकार बढ़ा सकते हैं। वाह। फिर आता है तीसरा चरण, नेटवर्क का निर्माण करना। हाँ, यहाँ आप नोड्स को परिभाषित करते हैं, उनकी वायरलेस सेटिंग्स तय करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन पावर कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और अगर हम वाहनों के नेटवर्क्स यानी व्हीकुलर नेटवर्क्स की बात करें तो उसमें मोबिलिटी डालना भी इसी चरण में होता है। बिल्कुल। और साथ ही असली दुनिया की बाधाओं जैसे पाथ लॉस या बैकग्राउंड नॉइज को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। और अंत में चौथा चरण, सिमुलेशन को रन करना। हाँ, GUI के जरिए आप नेटवर्क को रियल टाइम में चलते हुए देखते हैं और फिर परफॉर्मेंस का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में किसी बड़े वैज्ञानिक प्रयोग जैसी लगती है। हाँ, ये काफी हद तक वैसा ही है। तो यहाँ एक सवाल जहन में आता है, इतनी मेहनत क्यों की जाए? मतलब इसका असली फायदा आखिर मिल किसे रहा है? असल दुनिया में इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? इसका सबसे बड़ा उपयोग नए प्रोटोकॉल्स को असली दुनिया में लागू करने से पहले टेस्ट करने में है। नेटवर्क प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कवरेज को ऑप्टिमाइज करने में। बिल्कुल। अगर किसी शहर में लाखों स्मार्ट सेंसर्स लगाने हैं, तो नोड डेंसिटी का परफॉर्मेंस पर क्या असर होगा, ये सब सिमुलेशन से पहले ही पता चल जाता है। और चूंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। ये बहुत लचीला है और शिक्षा या रिसर्च में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए, इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। सब कुछ इतना आसान तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती तो इसे सीखना ही है। मतलब इसका लर्निंग कर्व बहुत मुश्किल है। हाँ, नए सीखने वालों के लिए ये काफी जटिल हो सकता है, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग थ्योरी के साथ-साथ C++ प्रोग्रामिंग की भी गहरी समझ चाहिए। और संसाधनों की खपत का क्या? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े स्तर के नेटवर्क को सिमुलेट करने में भारी कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी लगती है। एक बड़ा सिमुलेशन हफ्तों तक चल सकता है। हफ्तों तक? बाप रे। और एक चुनौती सटीकता की भी तो है। बिल्कुल। सिमुलेशन के पैरामीटर्स को इस तरह सेट करना कि वे बिल्कुल असली दुनिया जैसे ही परिणाम दें, ये एक बहुत ही बारीक और चुनौतीपूर्ण काम है। मतलब सटीकता और सिमुलेशन की स्पीड के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। सही कहा। अगर बहुत ज्यादा सटीकता चाहिए तो समय बहुत लगेगा, और अगर समय बचाना है तो सटीकता से समझौता करना पड़ता है। तो इस गहन चर्चा को समेटते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिमुलेशन टूल्स हमारी आधुनिक संचार व्यवस्था की एक अदृश्य रीढ़ हैं। बिल्कुल सही। आज जो भी वीडियो कॉल हम इतनी आसानी से कर लेते हैं या कोई स्मार्ट होम डिवाइस पलक झपकते ही कनेक्ट हो जाता है, वो शायद किसी समय OMNet++ और आईनेट के अंदर एक सिमुलेशन मात्र ही था। हाँ, और ये तकनीक हर दिन और बेहतर हो रही है। लेकिन जाते जाते एक विचार, जो स्रोत में दी गई सटीकता और मोबिलिटी की चुनौतियों पर आधारित है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर कुछ रोशनी डालें। जरूर। देखिए, सिमुलेशन को असली दुनिया के करीब लाने की कोशिश में सबसे बड़ी चुनौती सटीकता की होती है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हमारे सिमुलेशन कभी इतने सटीक हो पाएंगे कि वे वास्तविक दुनिया में किसी भी भौतिक रुकावट या नेटवर्क फेलियर के होने से पहले ही उसकी 100% सटीक भविष्यवाणी कर सकें?
100%। हाँ, या फिर ये भौतिक दुनिया का जो शोर है, जो इसका अप्रत्याशित स्वभाव है, वो हमेशा हमारे सिमुलेशन की पकड़ से एक कदम आगे ही रहेगा। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है, भौतिक दुनिया की अप्रत्याशितता बनाम गणितीय सिमुलेशन की सटीकता। क्या मशीनें कभी प्रकृति के शोर को पूरी तरह समझ पाएंगी? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। इस दिलचस्प बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही तकनीकी गहराइयों में उतरते रहेंगे।